अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बलूचिस्तान के एक शहर से मैं आपसे मुखातिब हूँ और हमारे शो का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से, बल्कि इसके दूर दराज 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सरहद जिनकी ईरान के साथ मिलती है। और आजकल चूँकि वो ख़बरों में भी हैं तो ख़ुद मैंने सफ़र किया इस्लामाबाद से कोयटा, कोयटा से पंजगूर, पंजगूर से तुर्बत। और इस दौरान कुछ मुशाहिदात थे, वो मैंने कहा आपकी नज़र करूं, क्योंकि जब से जनरल आसिम मुनीर हमारे फ़ौज के सरबराह की सरबराही में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान हुआ है, उसके बाद से मकरान डिवीज़न के ये 3 सब डिस्ट्रिक्ट्स या डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यानी पंजगूर, तुर्बत और गवादर, ये मुसलसल ख़बरों में हैं, क्योंकि ये ईरानी डीज़ल, पेट्रोल और अशय खुर्दनोश की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अब कई लोगों के लिए ये स्मगलिंग है, लेकिन कई लोगों के लिए ये रोज़गार का ज़रिया है। बड़ा आसान है किसी को कह देना कि ये लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। डीज़ल और पेट्रोल की स्मगलिंग एक टोकन सिस्टम के ज़रिए होती है। उसको रेगुलेट किया गया है कि डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से एक टोकन जारी होता है और उसके तहत ये ड्राइवर जामियात नामी गाड़ियां हैं, बहुत सारी आपको हर तरफ नज़र आएंगी। हर रोज़ पंजगूर से, तुर्बत से कोई 700-800 गाड़ियां आ जा रही होती हैं सरहद की तरफ। तो ये उन टोकन की मदद से गाड़ियां सफ़र करती हैं जो कि असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से एक मुआवजे के एवज़ इनको मिलते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो तो मुश्किल से एक महीने का एक टोकन अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कैश नहीं होता है। लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ आपको पता है, गरीब लोगों की, बड़े बड़े घरों में रहने वाले गरीब लोगों की, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज, उनकी चूँकि ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं तो उन्होंने फिर कई कई दर्जन टोकन ख़रीदे होते हैं। वो टोकन यही जो गरीब मज़दूर हैं, ड्राइवर हैं, इनकी मदद से वो फिर ये गाड़ियाँ उनकी चलती हैं, इजाफ़ी फेरे उनके लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो पैरेलल कारोबार है वो बग़ैर टोकन के है। मकामी ज़बान में उसको लैन कहते हैं, शायद वो उसका मतलब है कि रिश्वत, सिफारिश। और ये वो गाड़ियां हैं, ये फेरे उन लोगों के लिए होते हैं जो असर व नफूस की वजह से, अपने बड़े ओहदों की वजह से अब मकामी हुकाम को बॉर्डर पे जो सरहद की तरफ जितने भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको बता देते हैं। तो ये गाड़ियां उन लोगों के लिए बग़ैर टोकन के पेट्रोलियम, डीज़ल और अशय खुर्दनोश यहाँ से ले जाते हैं। पंजगूर, तुर्बत और गवादर में आपको हर वक्त ये नीले रंग की गाड़ियाँ, बस इनका एक मखसूस मॉडल है, पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है, जामियात इसको कहते हैं। ये ईरान लेफ़्ट हैंड गाड़ियाँ हैं, लेफ़्ट हैंड ड्राइव। और ये बस बेचारे चक्कर तुर्बत से कोई 800-900 के करीब गाड़ियाँ रोज़ाना सरहद की तरफ जाती हैं और डीज़ल या पेट्रोल लेके आती हैं। इस तरह पंजगूर से भी तकरीबन इतनी ही तादाद है। तुर्बत में रजिस्टर्ड गाड़ी जो हमें बताई गई सिर्फ़ इस मकसद के लिए वो कोई 7,000 के करीब है। और इसमें कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 2-2, 3-3 दफ़ा भी रजिस्टर हो चुकी हैं, ताकि उनके महीने में फेरे ज़्यादा लग सकें। पंजगूर में भी कुछ ऐसे ही है, कोई 6-7 हज़ार गाड़ी रजिस्टर्ड है, गवादर में भी। और ये ऐसा शानदार कारोबार है कि इसमें गरीब लोग, जो ड्राइवर हैं, जो मज़दूर हैं, वो बेचारे 2-3 हज़ार की दिहाड़ें लगाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, हमारे बड़े ओहदों पे फाइज, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अहम लोग, छोटे से लेके बड़े तक, इसमें सियासतदान भी हैं, मकामी सूबाई असम्बलियों के अरकान हैं, बिजनेसमैन हैं, माशाल्लाह उनके बड़े वारे न्यारे हैं। क्योंकि ये लोग 2-3 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा लेते हैं, जो ड्राइवर हैं, मज़दूर हैं, जबकि उन जिनके लिए ये काम करते हैं, फेरे लगा रहे हैं, वो माशाल्लाह माहाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ईरानी पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग से पहले कराची तक जा रहा था, पंजाब जा रहा था। जब से स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ तो कुछ अरसे के लिए अभी ये कारोबार रुका हुआ है, क्योंकि उसमें कहा ये जा रहा है कि बड़े साहब को, अपने वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ़ को, उनको खुश भी करना है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट देनी है कि हमने वाकई स्मगलिंग पे काबू पा लिया है। और उसकी वजह से जो ईरानी डीज़ल है और या पेट्रोल है, उसकी कीमत भी अभी फ़िलहाल कम हो गई है, क्योंकि उसकी डिमांड पंजाब में या कराची में वक्ती तौर पे
کاٹ دی گئی ہے، یعنی اگر چونکہ اقدامات کے، لیکن اس کے باوجود آپ کو 24 گھنٹے یہ گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑتی نظر آئیں گی، کیونکہ مکمل طور پہ کاروبار رکا نہیں ہے، کاغذی کارروائی اس میں زیادہ ہے۔ اب وقتی طور پہ چونکہ پابندیاں ہیں، تھوڑی سی یہ ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے، تھوڑی سی کم ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی دہاڑیں انہوں نے لگانی ہیں۔ تو ہم نے تربت میں نے جو ڈیزل منڈی ہے وہاں پہ ایک لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی اس حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ البتہ ایک ڈرائیور تھا، وہ راضی ہوا بات چیت کرنے پہ، کامران اس کا نام ہے، وہ بھی گاڑی چلاتا ہے۔ بڑی دلچسپ باتیں کی، کچھ اس نے بڑی بچ بچا کے باتیں کی، کھل کے کچھ حوالے سے کھل کے باتیں کی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ کامران کیا کہتا ہے۔ سرکار کی عدم توجہ کی وجہ سے یہاں نہ روزگار ہے نہ کوئی کاروبار ہے۔ ادھر تقریباً 99% لوگوں کا کاروبار بارڈر سے وابستہ ہے۔ ہم سرکار سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی بولتے ہیں کبھی بارڈر بند کرتا ہے، کبھی ہر چیز کرتا ہے۔ ہم نے سرکار کو بولا ہے بارڈر کو بند نہیں کرو، بند کرنے سے پہلے جتنے بلوچستان کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ادھر پورے بلوچستان کا ذرائع معاش یہی ایران کے بارڈر سے وابستہ ہے۔ سرکار اس سے پہلے بہتر ہے سرکار ہمارے لیے کوئی ذرائع معاش پیدا کریں۔ پہلے بارڈر کو بند کرتا ہے یا کیا کرتا ہے اس کا مرضی ہے۔ ابھی بارڈر ہمارا سب کچھ چیز ایران سے آتا ہے۔ کیا خالی ہم بلوچوں نے یہ گناہ کیا ہے؟ واگا بارڈر نہیں کھلا ہے، واگا بارڈر سے کوئی سامان نہیں آتا ہے، کل یہ ایران کے بارڈر سے سامان آتا ہے۔ یہ ایران کا جو بارڈر ہے نا، یہ ہمارے زندہ اور مرنے کا یہ مطلب مقام ہے۔ اگر یہ بند ہو گیا، بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں یہ پورا مر جائے گا۔ جتنے نوجوان ہیں یہ لوگ پورا یہی بارڈر سے وابستہ ہے۔ تم خود جاؤ چیک کرو، پورا علاقہ، پورا دکان والا، نائی والا ہے، سب لوگ یہی بارڈر سے وابستہ ہے۔ ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں، اس کو خود ایپسی نے ریگولر کیا، گاڑیوں کو رجسٹر کیا۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کاروبار سے بڑے بڑے بنگلہ بنا رہے ہیں یا کہ کوئی اور چیز لے رہے ہیں۔ ہم کل 3 وقت کی روٹی کما رہے ہیں، بس ہمارا پیٹ بھر جائے۔ خدا نخواستہ اگر یہ بارڈر بند ہو گیا، ادھر سمجھو پورا بلوچستان کے لوگوں کا ذرائع معاش کا ختم لے۔ ہم سرکار سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں، بند کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ بارڈر بند کرے گا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک 24 گھنٹے میں یہاں سے کتنی گاڑیاں نکلتی ہوں گی؟ ادھر تقریباً 300 نکلتی ہیں گاڑی۔ اس میں کتنا ڈیزل ہوتا ہے؟ اس میں تقریباً 2000 لیٹر ہوگا ایک گاڑی میں۔ ایک گاڑی میں؟ جی ایک گاڑی 300 گاڑیاں نکلتی جی۔ اچھا یہ مطلب یہی ہم اپنا بکسو بند کریں، یہ نہیں کہ کبھی بولتے ہیں لاہور میں پہنچ گیا، کبھی بولتے ہیں اسلام آباد میں پہنچ گیا۔ یہ ڈیزل ادھر ہی نہیں جا رہا ہے، یہ خالی ہمارے پورے بلوچستان میں پھیلا ہوا ہے، تھوڑا سستا ہے، لوگ اس لیے لیتے ہیں۔ پاکستان کا تو پی ایس او کا تو اسلام آباد اور کوئٹہ میں وہ نہیں پہنچاتا ہے اپنا سپلائی۔ ادھر ہمارا نہ رستہ ہے، ادھر نہ سڑک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر اگر چل رہا ہے تو ادھر ہی سے پورا ایران کی وجہ سے مطلب بازاروں میں شفٹ کرے۔ کیا ادھر چلو بند کرے گا؟ کیا اسلام آباد کا پیٹرول ادھر پہنچے گا؟ ادھر میں کتنا 1 لیٹر پر ملے گا ہم کو؟ 1000 پہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم پہلے سے معاشی ہمارا قتل کیا گیا اور مزید ہم کو برباد کرے گا۔ حکومت کو چاہیے اگر بند کرتا ہے ہمارے لیے متبادل روزگار پیدا کرے، پھر اس کو بند کریں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ آپ تیل وہاں سے اٹھاتے کس طرح ہیں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں بارڈر پہ؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار ہے، یا ہم جاتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں، ادھر کے بھی لوگ بلوچ ہیں، ادھر کے بلوچ ہیں، ادھر بھی وہ لوگ ہم سے کیونکہ بھروسے پہ کام چلتا ہے۔ وہ اپنا پورا بار ہم کو دیتا ہے، ہم ادھر آتا ہے بیچتا ہے، پھر اس کا حوالہ لگاتا ہے۔ بس یہی طریقہ کار ہے۔ ہم 4-5 دن لگاتے ہیں۔ ادھر جب آتے ہیں ہمارا پیسہ کتنا بچتا ہے؟ 10,000 ہے، 15,000 ہے ایک گاڑی کے؟ ایک گاڑی کا 3-4 دن میں 10-15,000 کیا ہے؟ 5,000 گاڑی کا آتا ہے اور 10,000 ہمارا ہے۔ یہی مہینے میں آپ کتنے چکر لگاتے ہیں؟ مہینے میں 1 چکر ہے، مہینے میں 1 چکر لگاتے ہیں۔ اچھا تو آپ پھر 3-4 مہینے آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹل 10,000 بچتا ہے، تو کیا بھائی ہمارا یہ بارڈر سے ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہم تھوڑی ادھر بڑے بڑے بنگلہ بنا رہے ہیں، تھوڑی ہم یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے کیا ہے، ہم تو ڈرتے ہیں، بڑے بڑے ان کو نام لیتے ہیں۔ یہ جو ڈیزل کا کام ہے، بار بار بولتے ہیں کہ یہ ڈیزل کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں بولوں بلوچ
1000 साल पे अगर ये डीजल का काम करे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। नवाज शरीफ के एक दिन का करप्शन की वजह से या आसिफ जरदारी या बड़े बड़े जर्नल हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होगा। बलूचों ने कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया भाई। हमारे एक महीने में 10,000 कमाते हैं, वो एक दिन में मालूम नहीं अरबों डॉलर कमाते हैं। हमारा इधर अपने गांव अपने इलाके में एक घर भी नहीं है हमारा, अगर है तो एक झोंपड़ी है। लेकिन नवाज शरीफ को लंदन मालूम नहीं, फ्रांस, जर्मनी, दुबई कितना कितना बंगला है। अच्छा ये बताओ कि जब आप उधर से बॉर्डर से यहाँ तुर्बत तक आते हैं तो रास्ते में आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं नहीं, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। अच्छा, तो बगैर पैसों के आ जाते हैं? बगैर पैसों के। अच्छा, तो इसमें जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो किसकी हैं? हम गरीब लोगों की है भाई। अच्छा, इधर कोई बड़ा सरमायादार नहीं है, बड़ा जागीरदार नहीं है। वो पागल है, 4-5 दिन में अपने ये कितना मट्टी है, कितना कचरा है, चोर डाल। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है तो बड़े लोगों की। नहीं नहीं भाई, बड़े लोगों की नहीं है, ये पूरा गरीब आवाम की है, गरीब लोगों की। ये सब लोग इधर खड़े हैं, जो पता करो किसी ने अपना ज़मीन भेजा है, किसी ने अपना सोना भेजा है, लेकिन कर्ज पे एक गाड़ी लिया है 20-20 लाख में, 25-25 लाख में। अगर 5 लाख उसको पे किया है, लेकिन बाकी 25 उसके ऊपर है। नहीं, लेकिन अगर आप महीने में 10,000 सिर्फ कमाते हैं एक गाड़ी से, अच्छा, तो फिर ये 20 लाख का वो कैसे वापस करेंगे? भाई ये बात है ना, जब इधर 20,000 का आते हैं, फिर दूसरे ट्रिप के लिए किसी का ड्राइवर होते हैं, किसी का क्लीनर होते हैं, इसी तरह है। अच्छा, मतलब वही गाड़ी कोई और लेके जाता है फिर? मैं खुद अभी अब मेरा अपना नंबर था, मैं अपने नंबर में गया दूसरे ट्रिप, कल दूसरे इलाके वाले का है, वो मेरे को बोला मेरा गाड़ी लेके जाओ, मैं मरीज हूँ। मैं बोला सही है, मुझे कितना देगा? वो बोला 3,000 आपको दूंगा। 3,000 तो मैं डिलीवरी करूँगा, क्या करूँगा? पेट भरना चाहिए ना। तो ये कहते हैं इस पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन फिर कैसे होती है अगर ईरान के बॉर्डर से यहाँ तक आप भाई पैसे नहीं इधर देते? कुछ करप्शन नहीं है। ये जो हमारी मीडिया है ना, ये साजिशी मीडिया है। इसको बड़े बड़े उधर ही के दिखाई नहीं देते ना, कल ये ईरान बलूच दिखाई देते हैं। इधर तुम जाओ, सड़क का कभी मीडिया ने दिखाया कि ये इधर सड़क नहीं है? जाओ ये सिविल अस्पताल, तुर्बत का सिविल अस्पताल देखो, एक पेनाडोल भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है। मीडिया को वो नहीं दिखाई देते हैं। कल यही जो हम गरीबों का रोजगार वही दिखाई देते हैं। बड़े बड़े करप्शन ज़्यादा सियासतदान हमारे बलूच हैं या पंजाब के लोग हैं या पठार सिंध, सबको मैं बता रहा हूँ, वो लोगों को कोई नहीं पूछता है, जो रातों रात अरबपति करबपति बनते हैं। मैं अपने बलूचिस्तान की सियासतदानों की बात करूंगा, जहाँ मीडिया तहकीकात करे, इलेक्शन से पहले कितना इसके माल जायदाद था और अभी कितना है, उसको कोई नहीं पूछता है। सब लोग पीछे पड़े हैं गरीबों के। भाई गरीबों की तस्लील बंद करो, हम गरीब आदमी है, हमारा रोजगार यही बॉर्डर से वाबस्ता है। उधर सही है, चलता है वाघा बॉर्डर में, और ये ईरान को बंद करेगा, ये कैसा मजाक है भाई? ये तो थी कामरान, ड्राइवर है जो जामियात यानी गाड़ी डीज़ल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसका ड्राइवर है, और अपने किस्सा सुना रहा था अपनी गुर्बत का, अपनी बेबसी का, और किस तरह जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें कोई कुछ नहीं पूछता। आपने सुनी होगी इसकी ये बात। अब मैं आपको लिए चलता हूँ पंजगूर की डीज़ल मंडी। वहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए गया, लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने पे कोई आमादा नहीं था। तो मैंने एक मुख्तसर सा एक क्लिप वहाँ पे रिकॉर्ड किया, और इसमें आप बैकग्राउंड में देख सकेंगे कि अभी चूँकि बहुत सुबह का वक्त था तो महज चंद गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लोग मेरे बिल्कुल पस मंज़र में आके इकट्ठे भी हो गए, और इनका मिजाज भी काफ़ी ख़राब हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ये पंजगूर की चितकान डीज़ल मंडी है, आप पस मंज़र में देख रहे हैं। यहाँ पे वो गाड़ियाँ आती हैं जो कि 2-3 बॉर्डर पॉइंट्स हैं, एक चीदगी का है और एक जीरक है, ईरान के साथ मिलता है। यहाँ से ये बताते हैं कि 300-350 गाड़ियाँ आती जाती हैं रोज़ाना, डीज़ल लेके आती हैं, और बहुत भीड़ होती है। अभी हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं, इस वक्त इतना रश नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बेचारे रोज़ाना गाड़ियों का चक्कर लगाते हैं। इनको टोकन मिलते हैं, टोकन के ज़रिए गाड़ियाँ जाती है, लेकिन टोकन एक लिहाज से एक दिखावा है मेरा ख़्याल में, जितनी हमने मालूमात की हैं कि ये तो मिल जाता है टोकन के बाद एक महीने में एक दफ़ा बारी आती है, लेकिन असल जो कारोबार होता है वो जो ताल्लुकात के ज़रिए वो गाड़ियाँ जिनके पास टोकन नहीं हैं, बड़े बड़े लोगों की हैं, उन्होंने ख़रीदी हुई हैं, टोकन 10-10, 15-20 टोकन ख़रीद लेते हैं, उसकी भी कीमत होती है, और उसके नतीजे में
یہ جو کاروبار ہے ڈیزل کا پیٹرول کا صرف پنجگور سے بتایا جاتا ہے کہ کوئی 10-12 ہزار گاڑیاں یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں. تربت میں گاڑیاں ہمیں جو بتایا گیا 7 ہزار رجسٹرڈ ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ گاڑی, کیونکہ روزانہ کوئی 900-1000 کے قریب گاڑی تربت اور ایرانی بارڈر کے درمیان ابدوئی کا بارڈر ہے, اور اس طرح یہ یہاں پہ پنجگور کے پاس جو چیدگی اور جیرک بارڈر ہے یہاں سے کوئی 800-900 گاڑیاں ہیں, جو گاڑیاں یہاں آتی ہیں وہ سامان جاتا ہے یہاں سے خوزدار کوئٹہ وغیرہ, اور تربت سے جو آتا ہے وہ بھی ادھر ہی سے ہو کے آگے جاتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ اب اکٹھے ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ کاروباری بھی ہیں, گاڑیاں بھی آنا شروع ہوں گی. تو یہ وہ کاروبار ہے جس پہ کہا گیا کہ ہم اسمگلنگ کو روکیں گے, لیکن یہ باقاعدہ ٹوکن کے تحت کاروبار ہوتا ہے, جبکہ اسمگلنگ جو ہے وہ ہوتی ہے جو ٹوکن کے بغیر ہو رہی ہے. پنجگور کی ڈیزل منڈی میں محض اتنی ہی یہ میری گفتگو یا ریکارڈنگ ہو سکی, کیونکہ اس کے بعد لوگ کافی ایگریسو ہو گئے تھے. ان کا ہمارے ساتھی جو تھے انہوں نے تنگ بھی کیا, پوچھ گچھ بھی کی, کیونکہ اس میں صرف یہ ڈیزل کے ٹرانسپورٹرز نہیں ہیں بلکہ اس میں منشیات فروش بھی ہیں, اس میں جو پھیرے لگاتے ہیں سرحد کی طرف. اب اس کے ساتھ پھر یہ تو ہو گئی کہ ہم نے ڈرائیور سے ایک بات کر لی, کچھ لوگوں کا حال احوال کیا. پھر ہم نے تربت میں پریس کلب میں ایک صحافی ہیں مقبول ناصر صاحب, ان سے بھی تربت کے سیاسی, سماجی اور معاشی حالات کے حوالے سے ایک گفتگو کی ہے. آئیے وہ بھی آپ سنیے. بطور ایک انالسٹ کے یا بطور ایک لکھاری کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نریٹو کریٹ کیے جاتے ہیں ہر 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد, انہیں کریٹ کیے جانے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں, وہ ریئلٹی پہ ہوں, وہ سروے پہ ہوں, وہ ڈیمانڈ ہوں نیشنز پہ ہوں, کیونکہ آپ نیشنز کے ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کریں گے. اگر آپ ڈینائی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائسنس پہ جا رہے ہوں گے. پاکستان کو 5 یا 6 اقوام کی ملک سمجھیں, اور جتنے بھی رائٹ 73 کے کانسٹیٹیوشن نے انہیں پرووائڈ کیے ہیں وہ پریکٹیکلی اسٹیٹ انہیں دے رہے ہیں. آپ تربت میں چونکہ رہتے ہیں, اس کی بلوچستان میں کیا حیثیت ہے, کیا اہمیت ہے؟ تربت کو اگر آپ کھینچ کہیں تو کلچرل یا اکنامیکل یا ایجوکیشن کے حوالے سے اسے ہب کہا جائے گا بلوچستان کا. اٹ از دا ویری پروڈکٹیو ٹیریٹوری ٹو پرووائڈ موسٹ کریم اسکلز ٹو بلوچستان اینڈ پاکستان. تو اس حوالے سے اسے آپ کسی بھی طور الگ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ پولیٹیکل جو ابھی ہسٹری ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن تربت کی ہے. پارلیمانی سیاست کہہ لیں, آرم اسٹرگل اسے کہہ لیں, یا لٹریچر ہے یا ایجوکیشن ہے, تو کیچ کی سب سے زیادہ پیداوار آپ دیکھ پائیں گے زندگی کے ہر شعبے میں. سیاست میں کیا کنٹریبیوشن ہے تربت کی؟ تربت کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن پارلیمانی سیاست میں زیادہ ہے. تو یہاں پہ جو رواداری ہے پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے, یہاں پہ آپ کو مختلف طبقہ فکر کے سیاسی لوگ ملیں گے جو یہاں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, اکٹھے بات کر سکتے ہیں, اور اکٹھے بلوچستان کے دیگر معاملات پہ سیاست کر سکتے ہیں. اچھا, آپ یہاں سے تربت سے تعلق رکھنے والے یا جو مکران ڈویژن ہے اس سے تعلق رکھنے والے کون سے بڑے نام ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ سیاست میں؟ میں اگر ذاتی طور پر کہوں تو مجھے پارلیمانی سیاست جو یہاں پہ پلفلیج یا اسٹیم کے حوالے سے 1989 میں تو جو اسٹیک ہولڈر تھے, ڈاکٹر مالک ہیں, یہاں پہ الیکشن لڑ کے آئے تھے, وہ بالکل پیور ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے تھے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ سید احسان شاہ ہیں, گو کہ ان کی جو انٹری ہوئی ہے وہ پولیٹیکل پروسیس سے نہیں ہوئے, لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں یہاں کے پالیٹکس میں. تو بعد میں 2002 کے بعد جو نئی نیریٹو سامنے آئی ہے تو بلوچستان اسپیشلی مکران کو اس کی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے پولیٹیکلی کنٹریبیوٹ کرنے میں اسے روک دیا گیا ہے. اچھا, اب تربت کا نام ان دنوں یا مکران ڈویژن کا نام 2 مختلف مسائل کی وجہ سے, ایشوز کی وجہ سے بڑا پرومیننٹ ہوا. ایک تو یہ کہ جی ایران کے ساتھ بارڈر ہے,
यहाँ से डीज़ल की बड़ी स्मगलिंग होती है। दूसरा वो आपने बताया जो इंसर्जेंसी की बात थी कि उसके हवाले से भी जाना जाता है ये डिवीज़न, तो इस पे बताएं कि क्या हालात हैं जो कहा जा रहा है कि जो स्मगलिंग हो रही है या फिर इंसर्जेंसी है उसकी क्या सूरत हाल है? यहाँ पे जो पावर पॉलिटिक्स है, 2-3 इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। एक ये है जो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो शेयरिंग बॉर्डर्स होती हैं तो उन पे इंटरनेशनली ट्रेड होती है, मेक्सिको हो, कनाडा हो, या इवन तो आप यहाँ पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर वगैरह, पंजाब जो शेयरिंग बॉर्डर होती है तो वहाँ पे होती है। अफ़गानिस्तान की शेयरिंग बॉर्डर पे पाकिस्तान कारोबार करता है तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में नहीं आता। तो बलूचिस्तान की जो ये पट्टी है, आप नोशकी से भी ये होता है, तफ्तान से भी होता है, यहाँ पंजगूर से भी होता है, तुर्बत से भी होता है, वहाँ ग्वादर से थ्रू सी भी होता है और लैंड भी होता है। तो ये ट्रेडिशनल है और कई सदियों से होता आ रहा है क्योंकि रिश्तेदारियाँ हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो लकीर खींची है गोल्ड स्मिथ लाइन की, तो उसकी वजह से जो पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं उन्हें यहाँ पे रहने वाले दोनों तरफ के बलूच या उस तरफ के बलूच या उस तरफ के पश्तून वगैरह कंसीडर नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये अगर आप स्मगलिंग का नाम इसे देंगे तो ये पॉलिटिसाइज हो जाएगी, तो इसका मकसद कुछ और बनता है क्योंकि ये ज़रिया होता है मईशत का, यहाँ की लोकल आबादी का। इसकी वजह से यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है लोकल वो चलता है। और दूसरा, आप मकरान को इंसर्जेंसी के हवाले से जानते हैं, लेकिन मकरान की जो सबसे बड़ी शनाख्त है वो बलूचिस्तान भर में वो उसकी एजुकेशन और लिटरेचर है। क्योंकि अगर आप देखें तो मकरान के लोग तालीम में, सिविलाइजेशनली और लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के हवाले से भी देखें तो बहुत रिच है। और सबसे बड़ी जो अहमियत मकरान को हासिल है वो उसकी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन पे आपकी पूरी सीपेक बैठी हुई है। अगर आप पाकिस्तान या चाइना सीपेक पे कुछ करना चाहते हैं तो वो डीप सी की वजह से करना चाहते हैं। तो इन पे जो रहने वाले लोग हैं, आप इन्हें रिच ऑफ द अर्थ करार देंगे, जिस तरह फैनन ने कहा था अलजायर के लोगों के लिए। तो जब ये लोग खाक में लतड़ेंगे, खून में लतड़ेंगे, तो वो आपको गुलदस्ता तो पेश नहीं करेंगे। ये आपने जनाब मकबूल नासिर की बातचीत सुनी। अब इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कहानी तुर्बत हो या पंजगूर की हो, वो एक ही है। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोग ख़ुद को बेबस समझते हैं, इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे, और उसकी वजह से वाहिद जो कारोबार रह जाता है वो ईरान की सरहद की तरफ जाके वहाँ से जो भी सामान आप उठा सकते हैं, क्योंकि ईरानी सामान काफ़ी सस्ता है। अब उसका फ़ायदा हमारे बड़े लोग ज़्यादा उठाते हैं। ये लोग आपने इनके हुलिये भी देखें तो गुर्बत के मारे हुए हैं, जो इनसे मालूम होता है कि ये बस अपने बेचारों का रोज़ाना का दिहाड़ियाँ ये लगाते हैं, जबकि इसका असल फ़ायदा माशाल्लाह उन लोगों को होता है जो कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में और पार्लिमानों में बैठे हैं। उसमें बिज़नेसमैन भी हैं, उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, और उसमें हमारे सियासतदान भी हैं। सब माशाल्लाह फल फूल रहे हैं उन लोगों की कॉस्ट पे जो कि रोज़ाना कई कई घंटे का सफ़र करके सरहद की तरफ जाते हैं, वहाँ सामान उठाते हैं और फिर आके पंजगूर में, तुर्बत में या फिर कोयटा में आके, खुशदार में आके वो फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये जनाब वो स्मगलिंग की कहानी जिसका हम बहुत चर्चा सुनते हैं। इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद ये कारोबार बिल्कुल अपनी वैसी आबोताब के साथ यहाँ आप देख सकेंगे जैसे कि सितंबर में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के ऐलान से पहले था। बहुत बहुत शुक्रिया।